हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी राहुल। और आज का जो वीडियो मैं आपके सामने लेके आया हूँ, जो प्रेसिडेंट में नए यूएस में जो नए प्रेसिडेंट बने हैं बिडेन, वो 46 प्रेसिडेंट हैं। और हम इस वीडियो में बात करेंगे कि उनके सामने कौन कौन से चैलेंजेस हैं और इंडिया और यूएस के रिलेशन रिसेंट टाइम में क्या थे, क्या इशू हैं इन दोनों देशों के बीच में, और इनको कैसे वो ठीक कर सकते हैं जो न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट बने हैं। ठीक है, इश्यूज़ क्या हैं, उनके चैलेंजेस को कैसे वो ठीक करेंगे, इससे पहले जान लेते हैं कि कौन कौन से इश्यूज़ हैं जो यूएस ने रिसेंट टाइम में फेस करे हैं। जैसे सबसे पहला इशू है मॉब अटैक ऑन कैपिटल। ठीक है, ये काफ़ी मतलब डेवस्टेटिंग एक्ट हुआ था बाय मॉब टू चैलेंज द इलेक्शन रिजल्ट, और एक चेंज ऑफ गार्ड भी था जिसमें प्रेसिडेंट ट्रंप को जाना था और 20 जैन को न्यू प्रेसिडेंट जो उनके थे, इलेक्शन जीत के बने थे, प्रेसिडेंट बिडेन को मतलब चेंज ऑफ गार्ड में उनको प्रेसिडेंट बनाना था। लेकिन हुआ क्या कि ये कैपिटल में इतना ज़्यादा खतरनाक मॉब अटैक हुआ था, ये यूएस की डेमोक्रेसी के लिए काफ़ी मतलब अच्छा नहीं था, बुरा ही था। तो ये एक रिसेंट इशू था उनके लिए जो मॉब अटैक हुआ था। ओके, दूसरे नंबर पे था रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। जैसे हम जानते हैं, जैसे वहाँ के जो ब्लैक पीपल हैं जो यूएस में रहते हैं, और जो वहाँ की पुलिस है उनके ऊपर काफ़ी मतलब चार्जेस ऐसे पुट कर देती है, और एक दो डेथ भी हुई थी, जिसके बाद से ये ब्लैक लाइव मैटर फिर से मतलब हैशटैग जस्ट ट्विटर पे भी काफ़ी ट्रेंड हुआ था, और वैसे भी ग्लोबली इसको काफ़ी सपोर्ट मिली, और होना भी चाहिए। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन किसी भी हालत में सपोर्टिव नहीं है। तो ये भी एक काफ़ी बड़ा मतलब इशू था, जो रेस डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था वहाँ के जो ब्लैक पीपल के साथ ओवर द मतलब अथॉरिटीज़। ठीक है, तीसरा जो इशू था प्रोटेक्शनिज्म। जब से प्रेसिडेंट ट्रम्प बने थे, तब से उन्होंने अमेरिका फर्स्ट को प्रेफर किया एज़ कम्पेयर टू मतलब इम्पोर्ट फ्रॉम द अदर कंट्रीज टू यूएस। तो प्रोटेक्शनिज्म के आने के बाद से वो मतलब बाहर के जो प्रोडक्ट थे इंपोर्ट करता था यूएस, उनके ऊपर टैरिफ लगा देते थे, और वो सपोर्ट करते थे कि अपनी कंट्री का जो प्रोडक्ट है उनको मतलब सेल किया जाए, उन्हीं को यूज़ किया जाए। तो प्रोटेक्शनिज्म काफ़ी बढ़ गया उनके आने से, और उन्होंने यूनिलैटरलिज्म को सपोर्ट करा रादर देन मल्टीलैटरलिज्म। यूनिलैटरलिज्म मतलब एक तरफा, मतलब वो अपने को ही देख रहे थे, रादर मल्टीलिज्म मतलब सभी को नहीं अपने साथ लेके चल रहे थे, अपने खुद को ही लेके चल रहे थे। जैसे उन्होंने सबसे बड़ा टारगेट किया करा था WHO को। कोविड में उनका जो इनिशियल रोल था, जब चाइना में कोविड-19 पैंडेमिक हुआ था, तो उन्होंने रिवील काफ़ी देर बाद किया था, और उनको पहले एपिडेमिक फिर पैंडेमिक काफ़ी डिले अनाउंस करा था। तो इसीलिए उन्होंने जो मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन थे उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा अटैक करा। तो इसी तरह से मल्टीलेटरलिज्म इंस्टीट्यूट थे वो भी काफ़ी ज़्यादा मतलब थ्रेटन में आए। ठीक है, उनको भी बेक कर दिया था। तो ये हमने इश्यूज देखे हैं। तो अभी देखते हैं उनके मतलब कैसे वो उनके चैलेंजेस हैं जो दूसरे प्रेसिडेंट आए हैं वो देख कर सकते हैं। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं वेस्ट एशिया। पहले हम वेस्ट एशिया मैप पे देख लेते हैं कहाँ पे। ओके, ठीक है, ये है वेस्ट एशिया। ठीक है, वेस्ट एशिया में अभी जो रिसेंट इशू चल रहा है वो है ईरान का। ईरान, जैसे आप सभी लोग जानते होंगे, JCPO, जिसको ईरान न्यूक्लियर डील भी कहते हैं। ठीक है, ये ईरान न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को डेवलप करना था, और 2015 में 2015 में यूएस यहाँ JCPO से ईरान न्यूक्लियर डील से बाहर निकल गया था। उनके बाहर निकलने के काफ़ी कारण थे, लेकिन मेन कारण ये थे कि जैसे अगर हम वेस्ट एशिया में देखें, तो जो वेस्ट एशिया में यूएस का जो स्ट्रॉन्ग एलाई है वो है सऊदी अरेबिया और इज़राइल। ठीक है, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग एलाई हैं यूएस के। ठीक है, और ईरान अगर न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ डेवलप कर लेता तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इज़राइल को होता और सऊदी अरेबिया को होता। ठीक है, तो वो नहीं चाहता था कि मतलब उनका जो मतलब इंटरेस्ट है वो किसी भी तरह से डैमेज हो।
तो फिर उन्होंने ईरान न्यूक्लियर डील से वो निकल गए थे। हालांकि जो बाकी P5 नेशन थे यूएस को निकाल के, वो इसके सपोर्ट में नहीं थे। वो चाहते थे कि हम यूएस भी साथ में रहे और इसको डेवलप करें ईरान न्यूक्लियर डील को, लेकिन वो उन्होंने नहीं किया। तो इसी तरह से ये एक बैकग्राउंड था जो वेस्ट एशिया में चला, जिसके कारण से अभी उनके जो रिसेंट जो रिलेशन थे वो काफ़ी ख़राब हो गए। इवन कि उनके बीच में जो बार तक के भी हालात पैदा हो गए थे। ओके ठीक है, फिर हम देखते हैं वेस्ट एशिया। जैसे हम वेस्ट एशिया में JCPO ईरान न्यूक्लियर डील के बारे में जाना कि वो यूएस वहाँ से निकल गया था। उसके बाद से जो बायलेटरल रिलेशन थे वो बिटवीन ईरान एंड यूएस के बीच में बिगड़े हैं, ठीक है। और इसी बीच इकोनॉमिक सैंक्शन लगाई गई थे ईरान के ऊपर बाय USA में, ठीक है। और जो उनके एक मतलब ईरान के मतलब काफ़ी बड़े आर्मी के वो थे, मेजर थे, जिनका वो असैसिनेशन भी किया गया। ईरान मानता है कि वो असैसिनेशन US बैक्ड था। तो ये तो कुछ इवेंट थे जो इन दोनों के रिलेशन को उन्होंने ख़राब करा है। लेकिन बिडेन ने सपोर्ट करी है कि हम इसको रिवाइव करेंगे JCPO को, ईरान न्यूक्लियर डील को, ठीक है। तो ये उन्होंने अपनी इलेक्शन कैंपेन में भी बार बार बोला कि हम इसको रिवाइव करेंगे। अभी ये नेक्स्ट जो इशू था पेरिस अकॉर्ड। प्रेसिडेंट ट्रम्प निकल गए थे पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में 2015 में, ठीक है। और इसके बाद से जब से ये इलेक्शन कैंपेन चल रहे थे कि प्रेसिडेंट बिडेन ने कहा था कि हम पेरिस एग्रीमेंट में फिर से आएंगे। और वैसे भी उनकी पार्टी एक ग्रीन डील नाम की को सपोर्ट करती थी, लेकिन ये उनका एजेंडा क्लियर था कि हम पेरिस अकॉर्ड में फिर से वापस आएंगे ही आएंगे, ठीक है। ओके, और भी क्या है, हाँ, थर्ड पॉइंट है रिफॉर्म WTO। जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, कहने को तो ये मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन है, लेकिन काफ़ी देर से ये फुली फंक्शन है तो सॉरी ये गलत हो गया, ठीक है। तो वो फुली फंक्शन इसीलिए नहीं थी क्योंकि जो मेंबर थे एपिलेट बॉडी के, उनकी रिक्रूटमेंट नहीं कर रहा था। और एपिलेट बॉडी फर्स्ट मतलब क्या बोलते हैं उसको, कि फर्स्ट मतलब बेंच है जिसको मतलब कोई भी कंप्लेंट जाती है। जब वो ही एपिलेट बॉडी ही पूरी तरह से फंक्शन में नहीं है तो आगे की बॉडी डिसफंक्शन होगी ही होगी। तो इसी तरह से उन्होंने कहा कि नहीं, हम WTO को भी रिफॉर्म करेंगे और वो जो मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन है उसको भी हम स्ट्रेंथन करने की पूरी कोशिश करेंगे। अपने इन्होंने इलेक्शन कैंपेन में बार बार बात ये अभी तक बोली है। नेक्स्ट है चाइना का इशू। चाइना का इशू और इंडिया के साथ भी है और US के साथ भी उनका काफ़ी देर से चल रहा है। इनके बीच का जो मतलब कन्फ्लिक्ट ऑफ इशू है वो है रिस्ट्रिक्शन ऑन 5G हुवाई। जैसे हुवाई कंपनी है चाइना की जो 5G इंस्टॉल कर रही है अभी। तो हुआ ये था कि एक साल पहले तो US ने ये ऐसी न्यूज़ सर्कुलेट करी थी, जो उनके मतलब क्लोज एलाइज थे, जो क्लोज उनके पार्टनर थे, कि एस्पियोनाज और ये मतलब सर्विलांस करेंगे 5G जो उनकी टेक्नोलॉजी अगर आप इनको अपनी कंट्री में लगाएंगे। तो ऐसे भी उनके ऊपर चार्जेस काफ़ी थे, तो इसीलिए रिस्ट्रिक्शन कर दी 5G के ऊपर, ठीक है। दूसरा ट्रेड वार ये काफ़ी 1.5 साल चला है, जिसमें पहले US ने इनके मतलब इंपोर्ट जो करते थे चाइना से, उनके ऊपर अपने मतलब वो करा, इंपोर्ट के ऊपर मतलब टैरिफ बढ़ा दिए, जिससे उनका इंपोर्ट US में ना हो। फिर रेट्रीब्यूटिवली मतलब उनके ऊपर भी उन्होंने कर दिए, US के प्रोडक्ट के ऊपर चाइना ने भी लगा दिए। तो मतलब दोनों एक तरफ से चाइना उनके ऊपर टैरिफ बढ़ा रहा है, दूसरी तरफ से US उनके ऊपर कर रहा था। तीसरा जो उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा बड़ा इशू था वो था हांगकांग प्रोटेस्ट में। हांगकांग के ऊपर प्रोटेस्ट हो रहे थे प्रो डेमोक्रेसी को लेके। जैसे कि हम जानते हैं कि हांगकांग अंडर मतलब चाइना के अंडर आता है, और चाइना नहीं चाहता था कि हांगकांग के ऊपर ऐसे प्रोटेस्ट चलें। तो US ने इन प्रोटेस्ट को लेकर काफ़ी ज़्यादा मतलब सपोर्ट में थे और प्रो डेमोक्रेसी की वो सपोर्ट कर रहे थे हांगकांग में। लेकिन चाइना को ये नागवार था, क्योंकि वो उन्हीं का ही पार्ट है, तो वो नहीं चाहता था कि वो इसके ऊपर करें। तो ये था US और चाइना के बीच का इशू जो काफ़ी बढ़ गया। नेक्स्ट हमने देखा कि अभी तक क्या कौन कौन से इशू हैं जो इनके मतलब
ग्लोबल लेवल पे, जियोपॉलिटिकल लेवल पे चल रहे हैं। अभी हमारा आईआर का सिलेबस है GS2 का, तो इंडिया का हमने इंटरेस्ट देखना है कि कौन कौन सी कंट्री के साथ अच्छा है, कौन कौन सी कंट्री के साथ कंटिन्यूशियस है। ठीक है, जैसे फर्स्ट पार्ट है S-400, हम 500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम ले रहे हैं रशिया से, और अगर इंडिया ये लेता है तो इंडिया के ऊपर काटसा सेंक्शन लग जाएंगे। काटसा सेंक्शन वो हैं जिसमें अगर कोई यूएस ने अगर अपना, उनका एक लॉ है उनकी, मतलब उन्होंने कहा है कि अगर कोई भी कंट्री, इन कंट्री स्पेसिफाई करी हैं कि इनके साथ अगर कोई भी मतलब ट्रेड करेगा तो उनके ऊपर ये सेंक्शन लग जाएंगे। उन्होंने प्लेस करी हैं अभी तक ये नॉर्थ कोरिया और ईरान के ऊपर। ठीक है, नॉर्थ कोरिया और ईरान के ऊपर। तो रशिया भी उसमें है और इकोनॉमिक सेंक्शन लग सकती है इंडिया के ऊपर भी अगर वो S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम रशिया से लेता है। और टर्की ने भी अभी उधर से ही लेना, रशिया से उन्होंने ले लिया है। अभी अभी वो भी डेवलपमेंट चल रही है, वो जब पूरी कंक्लूड हो जाएगी तब उसके ऊपर भी हम आपको वीडियो बना के दे देंगे। ओके, दूसरा इशू था इंडिया को रिमूव करना GSP से, जनरलाइज स्पेशल प्रेफरेंस से। इसमें क्या होता था कि जो इंडिया डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो अपना प्रोडक्ट जब भी इंपोर्ट करती थी डेवलप्ड कंट्री में, तो उनके ऊपर जो इम्पोर्टिंग टैरिफ थे वो इतने नहीं लगा सकते थे। कुछ प्रोडक्ट ऐसे थे कि बिना टैरिफ के, लो टैरिफ रेट के ऊपर लगा सकते थे, जिससे कि डेवलप कंट्री का प्रोडक्ट जब डेवलप कंट्री में आ सके और उनकी भी मतलब कैपेसिटी बिल्डिंग हो सके। तो ये 2019 या 20 में इन्होंने, यूएस ने इंडिया को इधर से निकाल दिया था GSP से, तो ये एक इशू था। और हार्ली डेविडसन के ऊपर इंडिया काफ़ी हाई टैरिफ लगाता है। प्रेसिडेंट ट्रम्प थे, उन्होंने अपने बार बार इंटरव्यू में बोला कि इंडिया किंग है हायर टैरिफ रेट के ऊपर। हार्ली डेविडसन अगर देखा जाए तो ये यूएस में एक नॉर्मल बाइक होगी, लेकिन अगर इंडिया में ये देखें ना हार्ली डेविडसन, ये काफ़ी ही मतलब लग्जूरियस बाइक है। तो इंडिया इसके ऊपर हायर टैरिफ लगाता था। तो ये कुछ इशू थे जो दो तीन जो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने इंडिया के साथ बार बार बताए थे। ये ट्रेड को लेके था, मिसाइल डिफेंस सिस्टम को लेके था, ये सारे। ठीक है, अभी इसका सोल्यूशन अगर देखें, अब तक जाने से पहले प्रेसिडेंट ट्रम्प थोड़ा सा करके गए हैं। जैसे इब्राहिम अकॉर्ड साइन हुआ है, मैप में जाते हैं। इब्राहिम अकॉर्ड में मतलब ये जो सुन्नी कंट्रीज़ हैं, सऊदी अरेबिया और ये मतलब इनके जो एलाइज़ हैं, ये पास में आ रहे हैं इसराइल के। जैसे इसराइल के साथ जो है डिप्लोमेटिक टाइज स्ट्रेंथन कर रहे हैं, ये सारी कंट्रीज़ थोड़ी बहुत कर रही हैं। तो जो मतलब वेस्ट एशिया में जो इशू चल रहे हैं उसको ये पहला स्टेप है कि कन्वर्ज कर रहे हैं वो इसराइल और सुन्नी वर्ल्ड को, अरब वर्ल्ड को, टू स्ट्रेंथ करें किसके अगेंस्ट में यूज़ करने के लिए, ईरान थ्रेट के। क्योंकि ईरान न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ को अपनी बढ़ा रहा है और ये वेस्ट एशिया के लिए काफ़ी अच्छे संकेत नहीं है, क्योंकि वेस्ट एशिया वैसे भी वार टोन रीजन है और हमेशा ही वो लड़ाई के हालात में ही रहता है। दूसरा बात, हम ये लास्ट पॉइंट है इस वीडियो का, ये अभी थोड़ी देर पहले ही जो उनके सेक्रेटरी हैं माइक पॉम्पियो, उन्होंने एक डॉक्यूमेंट रिलीज़ करा था, यूएसए स्ट्रेटजिक फ्रेमवर्क फॉर इंडो पैसिफिक 2018, जिसमें उन्होंने बताया था कि इंडिया के लिए यूएस की एडमिनिस्ट्रेशन के लिए उन्होंने स्पेशली इसको लिखा था, डिजायर्ड एंड स्टेट है एंड प्रेफर्ड पार्टनर है ऑन सिक्योरिटी एंड मैरीटाइम इशू इन, और उन्होंने ये इंडिया को अपना पार्टनर बताया था इन सब में। ठीक है, तो ये सारा था जो आज की करंट हैपनिंग में था, जो यूएस में हो रहा है। जो नए इलेक्टेड प्रेसिडेंट बने हैं उनके आगे चैलेंजेस क्या हैं, वो कैसे टैकल करेंगे, और हमने देखा कि इंडिया के इंटरेस्ट इसमें क्या हो और कहाँ कहाँ तक इंडिया को भी इसमें इश्यूज आ सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर नया हो तो चैनल पे सब्सक्राइब करें। इसी तरह से हम डेली हर दूसरे दिन में वीडियो लेके आते रहेंगे। ठीक, थैंक यू।